हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फार्मर प्रोटेस्ट 2.0। 2.0 मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज से कुछ समय पहले फार्मर प्रोटेस्ट 1 हुई थी। वो बेसिकली हुई इसलिए थी कि हमारे देश की सरकार ने 3 कानून लेके आए थे और उन 3 कानून के अगेंस्ट में 3 फार्म लॉज के अगेंस्ट में फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया था। और ये फार्मर्स मोस्टली आपके पंजाब एंड हरियाणा रीजन के थे। इसमें आपने ये भी देखा था कि दिल्ली में ये जितने मतलब फ्रॉम पंजाब एंड हरियाणा काफी सारे फार्मर्स ने कूच किया था और दिल्ली में काफी सारी त्रासदी फैलाई भी गई थी। आपको वो लाल किला वाला इंसिडेंट याद होगा जहां पे एक फ्लैग लगाया गया था। तो ये सारी चीजें उस समय हुई थी। अभी क्या हुआ है, हमारे देश की इंटेलिजेंस एजेंसी ने ऐसा सरकार को बताया है कि 20,000 के आसपास फार्मर्स जो हैं वो आज या फिर 1-2 दिन, अभी यही जो पूरा डेट था इन्हीं के बीच में ऐसा कहा गया था कि आएंगे और 2,000 ट्रैक्टर्स के साथ, और दिल्ली में काफी समस्या देखनी पड़ सकती है। इसके चलते हुए सरकार ने काफी सारे स्टेप्स उठाए, वो भी हम डिस्कस करेंगे और ये भी जानेंगे कि फार्मर प्रोटेस्ट 2.0 हो क्यों रही है। क्योंकि देखो, जो पहली फार्मर प्रोटेस्ट हुई थी वो 3 फार्म लॉज के अगेंस्ट में हुई थी, जिसको बाद में सरकार ने वापस ले लिया था। ऑल दो 3 फार्म्स लॉ जो हैं वो अच्छे थे, लेकिन क्योंकि जो किसान था उनका नहीं पसंद था, तो इस वजह से सरकार ने उसको वापस लिया। एक और बात मैं आपको बता दूं कि क्यों पंजाब एंड हरियाणा के ही किसान सबसे ज्यादा इसमें आपको देखने को मिलते हैं। तो देखिए, जो पंजाब एंड हरियाणा है ना, यहाँ पे जो किसान है ना वो भारत के बाकी राज्यों के किसानों से बहुत अलग हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि पंजाब एंड हरियाणा में किसानों के पास बहुत ज्यादा मात्रा में जमीनें होती हैं और इसके वजह से वो आप कह सकते हो कि रिच फार्मर्स हैं। बाकी जगहों के किसानों को इतना ज्यादा इन सब चीजों का इंपैक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि आप एक नॉर्मल उत्तर प्रदेश देख लो, राजस्थान देख लो, मध्य प्रदेश देख लो, यहां पे अगर किसानों के पास आप जमीन देखोगे तो बहुत कम होती है और ये लोग उस पर खेती करते हैं। तो चलिए फिर आज का डिस्कशन हम शुरू करते हैं कि व्हाट आर द रीजंस जिसके वजह से ये फार्मर प्रोटेस्ट 2.0 देखने को मिल रही है और क्या क्या सरकार ने इसको रोकने के लिए स्टेप उठाए। ठीक है, तो देखो आगे बढ़ेंगे उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको दिल्ली के आसपास का थोड़ा सा नक्शा समझाना चाहता हूं, जिससे आपको थोड़ा सा बेटर समझ में आए कि आखिर में हो क्या रहा है। देखो, ये दिल्ली है और इस साइड से उत्तर प्रदेश से इसका बॉर्डर है, इधर से आप देख सकते हैं कि हरियाणा से इसका बॉर्डर है। ठीक है, अभी जैसे ही सरकार को इंटेलिजेंस के थ्रू ये पता पड़ा कि यार इस तरीके की कोई चीज हो सकती है, सरकार ने रोकने के लिए सबसे पहले यहां पे जो कदम उठाया है वो ये उठाया है कि सारा ये जो राज्य है इसको सील करा दिया है। सील मतलब अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जिंद, हिसार, फतेहाबाद एंड सिरसा, ये जो डिस्ट्रिक्ट हैं यहां पे सरकार ने इस तरीके से बैरिकेडिंग करवा दी है कि कोई भी दिल्ली की तरफ ना आ पाए। इवन पंचकुला भी आप इसमें इंक्लूड करो, तो यहां पे सरकार ने प्रॉपर व्यवस्था करी है कि भैया कोई भी जो है वो दिल्ली की तरफ ना आ पाए। अब आगे हम इस टॉपिक पे बढ़ेंगे, उससे पहले अगर आप क्लैट 2025 की तैयारी कर रहे हो देन यू कैन इनरोल इन आवर टाइटन बैच। अगर आप क्लैट 2026 की तैयारी कर रहे हो देन यू कैन इनरोल इन आवर प्रहार बैच। दोनों ही कोर्स का प्राइस बहुत अफोर्डेबल है। अफोर्डेबल प्राइसेस पे बेस्ट क्वालिटी कंटेंट देने का हमारा प्रयास रहता है। बुक्स हैं, मॉक्स हैं, पर्सनल मेंटरशिप है, सारी चीजें हैं। जो 2025 का हमारा बैच है वो 21,999 का है मात्र। अगर आप 2026 का बैच चाहते हैं तो 39,999 रुपीज का 2 इयर्स का कोर्स है। आप हमारे मॉक्स भी ले सकते हैं, आप हमारी बुक्स भी ले सकते हैं। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनएलसेट एंड क्लैट पीजी देन ऑल्सो यू कैन विजिट आवर वेबसाइट और एप्लीकेशन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब देखो, सिर्फ यही नहीं कि इन जगहों पे अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जिंद, हिसार, फतेहाबाद एंड सिरसा, सिर्फ यहीं पे इंटरनेट सर्विसेज और बैरिकेडिंग नहीं कराई है सरकार ने। एक यहाँ पे देखिए आपकी रिवर है, घाघर रिवर, ये हरियाणा एंड पंजाब को यहाँ पे एक पुल है जो जोड़ता है। इस पुल को भी सरकार ने क्लोज करा दिया है। अब ये सब क्यों किया जा रहा है? क्योंकि मैंने आपको बताया लास्ट टाइम सरकार ने इतना अनुमान नहीं लगाया था कि इस तरीके का वायलेंस हो जाएगा, किसान प्रोटेस्ट करने आएगा, प्रोटेस्ट करके दिल्ली के बॉर्डर से चला जाएगा। लेकिन लास्ट टाइम आपने देखा कि बहुत मैसिव लेवल पे वायलेंस देखने को मिला था, और सिर्फ वायलेंस नहीं, इस तरीके की चीज भी देखने को मिली थी कि लाल किला के ऊपर ये झंडा फहराने वाली चीज करी गई थी। देखो, लास्ट टाइम ये भी हुआ था कि किसान प्रोटेस्ट को ना कुछ लोगों ने अपने हित के लिए यूज किया, खालिस्तान सपोर्टर्स ने, और उन लोगों ने इसको अपने तरीके से यूज किया और उन्होंने उसका फायदा उठाया। तो ये सब चीजें ना हो, इसीलिए सरकार जो है वो अभी बहुत ज्यादा प्रिकॉशन ले रही है। सरकार 2 टाइप से इस बार चीजें कर रही है। पहला तो ये कर रही है कि जो फार्मर्स के लीडर्स हैं उनसे मुलाकात करके, उनसे बातचीत करके चीजें सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रही है।
हमारे देश के काफी सारे मिनिस्टर्स जो हैं वो अभी पंजाब गए थे, चंडीगढ़ में उनकी फार्मर्स के जो नेता हैं उनसे मीट हुई थी और उनको समझाने की कोशिश करी गई थी। आपके जो मान साहब हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, वो एज ए मीडिएटर की तरह काम कर रहे थे और सेंट्रल गवर्नमेंट एंड फार्मर्स के बीच में उन्होंने काफी वार्तालाप कराई। तो पहला तो ये तरीका है। दूसरा, सरकार ने यहाँ पे डेटरेंस भी शो किया है। उन्होंने कहा है कि अगर इस बार किसी ने भी वायलेंस करने की कोशिश करी, उसकी प्रॉपर्टी, उसका सब कुछ सीज कर लिया जाएगा। सरकार जो है वो बहुत तगड़े एक्शन लेगी। और एक बात और है, इस बार का प्रोटेस्ट लास्ट बार के प्रोटेस्ट की तरह सेम नहीं होने वाला है, क्योंकि लास्ट टाइम में संख्या ज्यादा थी। इस बार काफी सारे किसानों ने मना कर दिया, जैसे कि राकेश टिकैत हैं, तो वो लास्ट वाले प्रोटेस्ट में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे, बट इस बार इतना नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही जो खाप पंचायत होती है पंजाब एंड हरियाणा में, लास्ट वाले प्रोटेस्ट में वो बहुत ज्यादा एग्रेसिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे, बट इस बार नहीं कर रहे हैं। तो ये कहा जा रहा है कि इस बार उस लेवल पे लोग नहीं इकट्ठा होंगे जो पहले थे। बट जो भी सब चीजें हो, सरकार यहाँ पे अपने एंड से पूरा प्रयास कर रही है चीजों को रोकने की। अब बात ये करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट। आप भी बोलोगे सर, पहली वाली जब फार्म प्रोटेस्ट हुई थी, फार्मर प्रोटेस्ट हुआ था, तो सरकार ने किसानों की डिमांड मान ली थी, फार्म लॉज हटा दिए थे, तो अब क्यों हो रहा है ये, अब क्या है मामला? तो चलिए फिर जानते हैं। देखो, सबसे पहली डिमांड जो है ना, किसान ये कर रहा है कि एमएसपी जो है इसको इंप्लीमेंट करने के लिए एक लॉ लेके आया जाए। एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस। पहले मैं जल्दी से आपको ना मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है समझा देता हूं, ठीक है? बहुत सारे लोग को मैं मान के चलता हूं नहीं पता होगा, तो अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं। बहुत लेमन लैंग्वेज में समझेंगे, एक एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। मान लो आप लोग जो है वो किसान हैं, ठीक है, और आप जो है वो आलू की खेती करते हो, और आपका पड़ोसी है जो टमाटर की खेती करता है। इस साल आलू की फसल की जो कीमत थी वो 100 रुपए, 200 रुपए किलो थी। आपको लगा कि यार आलू से बहुत पैसा मिलता है, चलो मेरे पास 5 बीघा जमीन है, मैं पूरे पे आलू बिगा देता हूं। और आपके बगल वाले को ने टमाटर उगाया था, ठीक। अब आपने ये अंदाजा लगाया कि 100 रुपए किलो थी, तो अगर मेरे पास 50 किलो भी आ जाएगा तो 100 इंटू 50 मैं बहुत पैसा कमा लूंगा। लेकिन हुआ ये कि जैसे ही आपकी फसल तैयार हुई, आलू का दाम गिर के जो है वो 10 रुपए किलो हो गया। अब उस किसान का कितना नुकसान हुआ भैया? उसने पूरा अनुमान 100 रुपए के हिसाब से लगाया था। अब ये 10 रुपए किलो बिकेगा तो 50 किलो का कितना हुआ? 500 रुपए हुआ। मेरी मैथ थोड़ी कमजोर है, लेकिन मुझे जो लग रहा है 500 रुपए हुआ, ठीक है। हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, उस किसान का कितना नुकसान हुआ। ऐसी सिचुएशन किसानों के साथ ना हो, इसीलिए सरकार जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रिस्क्राइब करती है। जैसे कि कुछ फसलों की करती है, वो फिक्स फसलें होती है, लेकिन मैं यहाँ पे हाइपोथेटिकली आपको समझा रहा हूं। तो जैसे आलू है, मान लो सरकार ये कहती है कि चलो अगर 100 रुपए में नहीं भी बिकेगा ना, तब भी हम तुम्हें 60 रुपए पर केजी पे तुमसे खरीद लेंगे। तो भैया अगर जस्ट इन केस आलू की फसल का दाम कम भी हुआ, किसान 10 रुपए मार्केट में बिक रहा है लेकिन सरकार उसे 60 रुपए में लेगी, तो उसका नुकसान कम होगा। तो दिस इज द पॉइंट। मिनिमम सपोर्ट प्राइस यही होता है कि किसानों को काइंड ऑफ एक अश्योरेंस मिल जाता है कि भैया ज्यादा तो छोड़ो, एक मिनिमम इतना प्राइस हमें इस फसल से मिलना ही मिलना है। तो एमएसपी देखो अभी भी है, सरकार समय समय पे एमएसपी अनाउंस करती है अलग अलग फसलों के लिए, बट किसानों का ये मानना है कि भैया इसको लेके एक प्रॉपर लॉ लाया जाए। जैसे कोई एक्ट होता है, कोई ऑर्डिनेंस होता है, इस तरीके से कोई लॉ लाया जाए जिसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन भी कर सकें, हम कोर्ट भी जा सकें। तो पहली डिमांड ये है। दूसरा ये कहना है कि आज की डेट में जो एमएसपी आप दे रहे हो ना, वो स्वामीनाथन कमेटी के अनुसार नहीं है। स्वामीनाथन कमेटी ने कुछ रूल्स बताए थे कि भैया उस हिसाब से देना है, उस हिसाब से एमएसपी आप अभी नहीं देते हो। मतलब किसानों का इनडायरेक्टली कहना है कि थोड़ा एमएसपी ज्यादा देना है स्वामीनाथन कमेटी के अकॉर्डिंग। फिर एक इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल आया था, उसको विड्रॉ कर लो। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल में ये था, देखो पहले क्या होता था, किसानों की इलेक्ट्रिसिटी का बिल सरकार स्टार्टिंग में माफ कर देती थी, बट इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल जो मुझे याद आ रहा है, इसमें यह करा था सरकार ने कि भैया किसानों को बिल पे करना पड़ेगा, बाद में सरकार रिफंड करेगी, ऐसा कुछ था, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल से ही रिलेटेड था ये कुछ मामला इसमें। फिर ये है कि देखो लखीमपुर खीरी केस हुआ था उत्तर प्रदेश में, उसमें काफी सारे किसानों के ऊपर केसेस दर्ज हैं, तो वो केसेस वापस ले लिए जाएं, ठीक है। एग्रीकल्चर को रिमूव कर दिया जाए पॉल्यूशन एक्ट में। आपको पता है शटल बर्निंग का जो होता है, दिल्ली में पॉल्यूशन होता है, तो उस बर्निंग के वजह से किसानों को मतलब पॉल्यूशन एक्ट में डाला गया था इस तरीके की चीजों को कि अगर आपने कुछ फसलों को बिना मतलब के जलाया या ज्यादा जलाया तो आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। तो ये कहा जा रहा है कि भाई एग्रीकल्चर को पॉल्यूशन एक्ट से बाहर निकाल दो। फिर मनरेगा जो है महात्मा गांधी जी वाला, जिसमें 100 दिन की एम्प्लॉयमेंट की गारंटी मिलती है, उसको 200 दिन का कर दिया जाए, ये भी एक डिमांड है, ठीक है।
और इसके अलावा एक और डिमांड है, वो ये है कि भैया हर किसान 60 साल के बाद जब हो जाए तो उसको 10,000 रुपए का महीने का जो है एक काइंड ऑफ पेंशन टाइप का दिया जाए। तो देखो इसमें कुछ डिमांड तो समझ में आती है, पर कुछ डिमांड इज वेरी मतलब नाजायज काइंड ऑफ, क्योंकि आज की डेट में जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं उनको तो पेंशन मिल नहीं रही है, पेंशन खत्म हो चुकी है ना, आपको पता ही होगा। तो भैया फिर किसानों को कैसे देंगे जिनका सरकार से इतना कोई डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है? और फिर अगर किसानों को देंगे तो क्या सिर्फ किसान ही इस चीज में हैं? भाई देश में कितने गरीब मतलब कितने गरीब लोग हैं, तो सबको मिलना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल ही समझ में आने वाले से बाहर है। एक एमएसपी पे चलो ठीक है कुछ हो सकता है, तो देयर आर सम पॉइंट जो बनते हैं, पर कुछ पॉइंट्स है जो नहीं बनते हैं। और इसमें देखो मैं आपको फिर बोल रहा हूं, जो 3 फार्म लॉज आए थे उसमें आपको पंजाब एंड हरियाणा में प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी, क्योंकि वो 3 फार्म लॉज ना आरटीओ के अगेंस्ट में थे। आरटीआ कौन होती है? बिचौलिया होते हैं जो किसानों से फसल खरीदते हैं और फिर आगे सरकार को बेचते हैं, पीछे मुनाफा कमाते हैं। उसमें ना उसी वजह से बहुत प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि पंजाब एंड हरियाणा के किसान जो थोड़े रिच फार्मर्स होते हैं तो उनको उसमें ज्यादा इशू हुआ था, वरना आपको देखा होगा यूपी बिहार इधर कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई थी। तो वो वाली चीज थी। तो दैट्स इट। तो ये कुछ आपके ऐसी चीजें थी जो इस बार डिमांड कर रहे हैं किसान, एंड लेट्स सी क्या होता है। आई होप ये प्रोटेस्ट ना हो और पहले जैसी कोई सिचुएशन क्रिएट ना हो, क्योंकि यार ये सब चीजें ना देश की इकोनॉमी डेवलपमेंट के सामने आड़ा आती है और ये नहीं होना चाहिए। इस बार देखो काफी सारे जो किसान के लीडर्स थे, किसान प्रोटेस्ट के लीडर्स थे जो लास्ट टाइम के, उन्होंने खुद ये बात बोली है कि भैया इसको मत करो, पिछली बार काफी वायलेंस हुआ था, काफी नुकसान हुआ था, ये नुकसान अब नहीं होना चाहिए। तो ये एक अच्छी चीज है कि इस बार सारे लोग नहीं इन्वॉल्व है, लेकिन तब भी जो आंकड़ा बताया जा रहा है 20,000 2,000 ट्रैक्टर अगर दिल्ली की तरफ आएंगे तो ये अपने आप में एक चिंता का विषय है। तो आई होप यू हैव फाइंड दिस वीडियो यूजफुल, एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट यूजी, क्लैट पीजी, एनएलसेट, जुडिशरी, डोंट फॉरगेट टू विजिट क्लैट पॉइंट का ऐप, क्लैट पॉइंट की वेबसाइट, and get yourself enrolled. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat.